नमस्कार दोस्तों। रॉयल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे पीछे वाली क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, खोजकर्ता के बारे में जो सिलसिला जारी था। अपन ने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है और किस स्पीड से वो फॉलो हो रहा है। तो अपन आज देखेंगे खोजकर्ता के बारे में, यानी रिसर्च कर्ता के बारे में। सबसे पहले एक बंदा आया, थेल्स, और थेल्स ने कहा कि सर मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, वो उस इलेक्ट्रिसिटी का अस्तित्व केवल एक चिंगारी तक ही रहा। क्योंकि थेल्स नामक वैज्ञानिक था, तो उसने क्या किया कि एक कहरवा नामक पदार्थ और रेशम से घर्षण करवाया। और रेशम से कहरवा नामक पदार्थ को जैसे ही घर्षण करवाता है, तो घर्षण करवाने से एक चिंगारी जनरेट होती है। उस चिंगारी को ही उस बंदे ने क्या नाम दिया, बोले सर ये इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन शताब्दियों वर्ष पूर्व भी वो चिंगारी थी और आज भी वो एक चिंगारी का ही रूप है। दोस्तों, ना तो इस चिंगारी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही इस चिंगारी को आप यूज कर सकते हो। इसलिए इस चिंगारी का यूज नहीं हुआ। लेकिन नाम तो कह दिया, बोले सर ये इलेक्ट्रिसिटी है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ऐसे बहुत से मैं कारक बता दूं आपको। अगर कहोगे आप सर ये भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर अपने प्रैक्टिकल के तौर पे देखें, जैसे कोई अगर ये कोई मानव है या कोई इंसान है, अगर वो स्नान करके अगर कंघी से बाल बहा रहा है, तो बाल कंघी के ऊपर आकर्षित होने लगते हैं। इसका मतलब है वहां भी कोई कुछ न कुछ चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज जरूर है, क्योंकि उस बालों को वो आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर अपन दूसरा कोई प्रैक्टिकल के तौर पे देखें, तो अगर कोई किसी इंसान को किसी कुर्सी पे बिठाओ आप, और उस इंसान को पीछे से किसी कंबल की सहायता से आप उसको मारो, जैसे कुछ समय पश्चात इंसान को शॉक सा फील होता है, यानी झटका सा फील होता है। बहुत बार अपन प्रैक्टिकल करते हैं। प्लस सर जैसे मान लो कुर्सी पे बिठाया और पीछे से आप अगर किसी कंबल से या किसी स्टूल से आप इसको मारते हो, तो उसको एक झटका सा फील होता है। क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी है? क्या वो भी एक चार्ज है? तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि वो चार्ज नहीं है, क्योंकि वो चार्ज तो है, चाहे वो गतिज चार्ज हो चाहे वो स्थितिज चार्ज हो। अगर इसी कंडीशन को आप देखते हैं, अगर इसी कंडीशन को अपन दूसरे रूप में ऐसे भी देख सकते हैं। अगर देखो, सबसे पहले आप कैरवा नामक पदार्थ लेते हो, तो ये कहा था कौन? थेल्स। तो देखते हैं अपन सबसे पहले कि एक थेल्स नामक वैज्ञानिक है। कौन है? थेल्स। इस थेल्स ने क्या किया? कहरवा नामक, कहरवा, दोस्तों कहरवा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और कहरवा नामक छड़ को रेशम से घर्षण करवाया। एक कोई रेशम का कपड़ा है, ये रेशम है। अगर इन दोनों को आप घर्षण करवाओगे, इन दोनों को आप घर्षण करवाओगे, तो घर्षण करवाने से क्या जनरेट होगी? घर्षण। और घर्षण करवाते ही क्या जनरेट होगी? साफ चिंगारी होगी। क्या जनरेट होगी? चिंगारी। और इस चिंगारी को क्या कहा? बोले सर ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इसी को नाम क्या दिया है? विद्युत है। लेकिन दोस्तों ये क्या है? इस तरह स्वभाव की है। कौन सी है? इस तरह स्वभाव। मैं कह सकता हूं क्या? इस तरह स्वभाव। मैं इस तरह स्वभाव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको तारों में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? सॉरी, थेल्स थेल्स ने क्या किया कि कैरवा नामक पदार्थ और रेशम से दोनों में घर्षण करवाता है, तो इस घर्षण से एक चिंगारी जनरेट होती है। और उस चिंगारी को इसने क्या नाम दिया? बोले सर ये इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन दोस्तों, इस इलेक्ट्रिसिटी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसी तरह देखूं, अगर शताब्दियों वर्ष पूर्व की बात करूं मैं, तो शताब्दियों वर्ष पूर्व भी है। अगर ऐसे बंदे थे जिन्होंने पत्थर को आपस में घर्षण करवाया,
और पत्थर में भी आपस में क्या घर्षण करवाते हैं, एक चिंगारी पैदा होती है। क्या उस चिंगारी को आप तारों में फॉलो कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल है जहां पर आप इस तरह चार्ज आप जनरेट तो कर सकते हो, लेकिन आप तारों में फॉलो नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ है, अगर आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस मेथड से जनरेट कर सकते हो आप, तो मैं कहूंगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्वेश्चन बन गया ना, पैदा होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, आपको आंसर देना है सर घर्षण से। कैसे होती है? घर्षण से। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप घर्षण से जनरेट कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन और निकाल के बताऊं, मैं कहूंगा अगर किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े से, अगर किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े से आप घर्षण करवाते हो, तो कांच की छड़ रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरित कर देती है। कांच की छड़ रेशम के कपड़े के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कांच की छड़ पॉजिटिव होगी और रेशम का कपड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने वाला धन आयन होता है और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने वाला ऋण आयन होता है। क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? ऋण आयन, और इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने वाला धन आयन कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर अपन देखते हैं तो अगर कोई धनवान व्यक्ति होता है, उसको क्या है 5 रुपए की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। अगर मान लो कोई गरीब इंसान है और उसके चाहिए कितने? 5 रुपए, लेकिन उसके पॉकेट में कितने रुपए हैं? 2 रुपए, लेकिन 3 रुपए की कमी हो गई, तो वो क्या करेगा? किसी बंदे से, धनवान व्यक्ति से उधार लेगा। तो उसको उधार देने वाला क्या है? धन आयन, और लेने वाला क्या हो जाएगा? ऋण आयन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। देखो सबसे पहले है, यदि किसी कांच की छड़ को, यदि किसी कांच की छड़ को, यदि किसी कांच की छड़ को, छड़ का मतलब बार, यदि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े, रेशम के कपड़े के टुकड़े को, टुकड़े को, रेशम के कपड़े के टुकड़े को रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। यदि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है, तो क्या कहोगे? कांच की छड़, तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में, रेशम के कपड़े में हस्तांतरित, हस्तांतरित करती है। लो दोस्तों, यदि किसी कांच की छड़ को, यदि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? कांच की छड़ दोस्तों, कांच की छड़ क्या होगी? पॉजिटिव, और रेशम का जो कपड़ा है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपको यहां से भी मालूम चल गया कि चार्ज है वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन था, कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर चार्ज की बात करें, बोले सर चार्ज की खोज किसने की? ले आवेश की खोज किसने की? क्वेश्चन पूछ सकता आपको एग्जाम में कि आवेश की खोज किसने की? मिलिकॉन ने। लेकिन आवेश को धन व ऋण नाम किसने दिया? आवेश को धन व ऋण नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन था?
बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। दोस्तों ऐसे कैसे इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, कुछ नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि रेशम का कपड़ा और कैरवा नामक पदार्थ के घर्षण करवाओगे, घर्षण करवाते ही चिंगारी जनरेट होगी, और चिंगारी को क्या कहा आपने, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को आप तारों में फॉलो नहीं कर सकते हो। ऐसे कैसे, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो दो क्वेश्चन मैंने बताए वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लेगा, यदि आंसर भी देगा और क्वेश्चन भी देगा, लेकिन अगर आंसर और क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन देने के बाद में क्वेश्चन में आंसर दे देगा और आंसर पूछेगा नया, आपको नया आंसर क्या पूछेगा, यदि किसी कांच की छड़ में, यदि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़, ऐसे कांच की छड़ और ऐसे डैश डैश दे देगा, ठीक है ना। कांच की छड़ हस्तांतरित करती है किसको, इलेक्ट्रॉन को दोस्तों, कहा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऑप्शन में आएगा प्रोटॉन भी आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन, देखो दोस्तों ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कहूं मैं, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, सबसे पहले खोज किसने की, जे जे थॉमसन ने। कब की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, जे जे थॉमसन। कौन था, जे जे थॉमसन। और कब की 1897 में। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन का नाम लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरित कर रहे हो आप, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक है, इसने 1897 में की इसकी खोज। दूसरी कंडीशन दोस्तों, आपको यह भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है। आवेश की बात करें तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6, 1 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है ना। आगे देखो, अगर एक क्वेश्चन आपको यहां से एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का भार का मतलब है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, इधर देखो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। लो, द्रव्यमान है वो हमेशा किलो में आएगा, द्रव्यमान किस में आएगा, हमेशा किलो में। तो दोस्तों ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए, और यहां से एक नया क्वेश्चन आपको और भी तो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या है। अगर त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या का मतलब होता है आकार, और त्रिज्या की बात करें तो क्या कहोगे, 1.9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। क्या है, 1.9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है ना। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आवेश चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। खोज किसने की, जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक, 1897 में। और इसका जो भार है वो कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। कितना है, वैल्यू -31 में जा रही है दोस्तों। देखो अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब ये कंडीशन आपके सामने ये आती है कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी, थेल्स ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की ना, वो इस इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन मेरे को तो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसको आप तारों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड कर सको, वो दूसरी कंडीशन है। और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। लैंप में, मशीनों में, एसी मशीनों में, डीसी मशीनों में, सिंगल फेज में, 3 फेज में, ठीक है ना, सिंक्रोनस मोटर, जो भी मशीनें हैं, जो भी डिवाइस है, इसका मतलब यूज होना चाहिए, वो आपके उपयोगी होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो वो आपके यूज होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, आगे की सिचुएशन है, इसका यूज केवल एक चिंगारी तक ही रहेगा, इसका अस्तित्व केवल एक चिंगारी तक ही रहा, इसलिए दोस्तों ये बंदा आएगा कौन, आगे आएगा थेल्स। थेल्स के बाद में कौन आएगा, वोल्टा। तो मैं इसको आगे चलते हैं, अब देखते हैं। बंदा आया वोल्टा, कौन आया, वोल्टा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक है दोस्तों, वोल्टा नामक जो वैज्ञानिक है,
इस वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1836 में, लगभग 1836 की बात है, लगभग 1836 में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ जनरेट पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। कैसे दोस्तों? उसने एक रबड़ का पात्र लिया। क्या लिया उसने? एक रबड़ का पात्र लिया और रबड़ के पात्र को उसने नाम दिया वोल्टामीटर। क्यों? क्योंकि उसने नाम इसलिए दिया था वोल्टामीटर क्योंकि उस पात्र में आप रासायनिक क्रिया संपन्न करवा रहे हो। तो मैं कहूंगा जिस पात्र में आप वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न करवाते हो उसको आप वोल्टामीटर नाम देते हो। क्या नाम देते हो? वोल्टामीटर। तो दोस्तों उस रबड़ के पात्र में आपने आपने क्या डाली? दो धातु की छड़ी डाली है और दो धातु की छड़ों में आपने एक को नाम दिया एनोड और एक को नाम दिया आपने कैथोड। एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होता है। तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, आप देखो इसको। सबसे पहले देखो ये अपन एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम की सहायता से शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपन इसको। लो दोस्तों ये क्या बन गया? पात्र। अब ये पात्र है रबड़ का, इसको क्या कहोगे आप? पात्र। क्या कहोगे? ये है पात्र आपका। इस पात्र, ये देखो पात्र है, वो रबड़ का भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं कहूंगा रबड़ का पात्र हो सकता है ना। दूसरी कंडीशन है ये पात्र चीनी मिट्टी का भी हो सकता है। किसका हो सकता है? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का भी हो सकता है। या ये पात्र कांच का जार भी हो सकता है। क्या होगा? कांच का जार। लो कांच का जार भी हो सकता है। इस पात्र है, ये पात्र आप रबड़ का भी बना सकते हो, चीनी मिट्टी का भी बना सकते हो और कांच का जार भी बना सकते हो। इस पात्र में आप क्या करते हो? वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न करवाते हो। क्या करवाते हो? वैद्युतिक अपघटन यानी रासायनिक क्रिया संपन्न करवाते हो। क्या करवाते हो? रासायनिक क्रिया संपन्न। रासायनिक क्रिया संपन्न करवाते हो। संपन्न लो दोस्तों अब जिस पात्र में अपन रासायनिक क्रिया संपन्न करवाते हैं उस पात्र को क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर। दोस्तों क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर। अब देखो एक आपने सबसे पहले पात्र लिया, पात्र को आप कह सकते हो सर रबड़ का भी हो सकता है, चीनी मिट्टी का भी हो सकता है और कांच का जार भी हो सकता है। और जिस पात्र में आप वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न करवाते हो उसी पात्र का नाम दिया आपने वोल्टामीटर। अब अपन क्या करते हैं? इस पात्र में दो धातु की छड़ी डाल देते हैं। क्या करते हैं? दो धातु की छड़ी डालते हैं। अब दो धातु की आपने जो छड़ी डाली ना, उन छड़ों को एक को तो नाम दिया आपने, क्या नाम दिया? एनोड। क्या नाम दिया आपने? एनोड। और एक को नाम दिया आपने कैथोड। क्या नाम दिया? कैथोड। एक होगी एनोड और एक होगी कैथोड। एनोड होती है पॉजिटिव और कैथोड होती है नेगेटिव। दोस्तों इतना ध्यान रखना, इसका मतलब है कि सेल और बैटरी है, सेल और बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक तो होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव सिरा है वो किसका बनाया आपने? कॉपर का। लो जी कॉपर यानी तांबे का। क्या कहोगे? तांबा। क्या कहोगे? तांबे का। या कह सकते हो इंग्लिश में कॉपर का। और दोस्तों जो कॉपर है और कॉपर का गणना कितना होता है? 1086 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूं गणना की तो 1086 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है? कॉपर का। और कॉपर की जो छड़ बनाई उसका क्या नाम दिया आपने? एनोड। अब देखो अगर मैं कहूं ताप गुणांक की बात करें, ताप गुणांक कॉपर का गुणांक, अगर ताप गुणांक की बात करें तो दोस्तों ताप गुणांक कितना होगा? ताप गुणांक कितना होगा? 0.00428 यानी 0.00428 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ताप गुणांक आता है ना वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं कहूं
कि कॉपर का ताप गुणांक कितना है। कॉपर का ताप गुणांक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कॉपर का ताप गुणांक कितना है। अगर ताप गुणांक की बात करें तो 0.00428 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अगर गणना की बात करें तो आपको बताना 1086 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं, अगर बात करूं मैं कैथोड की, किसकी बात करूं मैं, कैथोड की, तो दोस्तों आप क्या कहोगे, कैथोड बनाया आपने जिंक का, Zn, क्या कह सकते हो, जिंक, और जिंक को किससे दर्शाते हो आप, Zn, तो जिंक है या जस्ता, क्या कहोगे, जस्ता, क्या कहोगे, जस्ता, या कह सकते हो आप जिंक, क्या कह सकते हो, जिंक, क्या कह सकते हो, जिंक, जिंक भी कह सकते हो, जस्ता भी कह सकते हो, या Zn भी कह सकते हो। अब ये जस्ता है तो मैं कहूंगा कि जस्ते का गलनांक कितना होता है, जस्ते का गलनांक, जस्ते का गलनांक कितना होता है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 420 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों मैं इसको यहां से डिलीट करूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो अपना डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे तो पूरा मटेरियल यहाँ, डायग्राम इसका पूरा मटेरियल यहाँ आपके सामने नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको मैं डिलीट करूंगा। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। फिर आगे आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, ठीक है ना। अब देखते हैं, हटा दूं, हटा रहा हूं। अब देखते हैं, मुद्दा आता है जस्ते का, Zn, और Zn जस्ता है, जस्ते को आप जिंक भी कह सकते हो। सबसे पहले कंडीशन आएगी, जस्ते का गलनांक कितना है। अगर मैं गलनांक की बात करूं, गलनांक, अगर मैं गलनांक की बात करूं तो आपको क्या कहना है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ते है जिंक, और जिंक का गलनांक कितना होता है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होगा, 420 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर हल्का सा घुमा के पूछ ले कि जो जस्ता है और जस्ता का ताप गुणांक, अगर मैं कहूं जस्ते का ताप गुणांक पूछेगा, ताप गुणांक कितना है, Zn, यानी जिंक का ताप गुणांक, और ताप गुणांक की बात आए तो आपको क्या कहना है, 0.00, क्या कहोगे, 0.00 कितना है, 37, 0.0037, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, देखो अब ये तो आ गया ताप गुणांक, ये आ गया इसका गलनांक, और ये है इसका, ठीक है ना। जस्ते की छड़ बनाई आपने, जस्ते की छड़ को क्या कहा, माइनस, और जस्ते की छड़ को क्या कहा आपने, कैथोड, और कैथोड को आपने क्या कहा, माइनस, और ये जो जस्ते की छड़ है उसको आप Zn से व्यक्त किया, या जस्ता जिंक कह सकते हो। लेकिन दोस्तों आपके सामने है कि ये जो जस्ते की छड़ है, जो जस्ते की छड़ है, वो जस्ते की छड़ अनेक प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है, अनेक प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है। कौन, जस्ते की छड़। अब देखते हैं, अगर मैं जस्ते की छड़ की बात करूं तो सर जस्ते की छड़ है, वो जस्ते की छड़ अनेक प्रकार की, क्या कहोगे, अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है, अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है, अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है। अब इनमें कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, सबसे पहले देखो क्या क्या है, जस्ता है, जस्ता प्लस कार्बन, जस्ता प्लस कार्बन, क्या है, कुछ मिश्रण तो जस्ते का है, कुछ मिश्रण कार्बन का है, कुछ मिश्रण सीसा है, क्या है, सीसा, कुछ मिश्रण है लोहा। अब देखो, अगर दोस्तों मैं कहूंगा कि ये अनेक प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है, कौन, जस्ते की छड़, और ये जस्ते की छड़ अनेक प्रकार की अशुद्धियां कौन कौन सी है, बोले सर जस्ते का मिश्रण भी है, कार्बन का मिश्रण भी है, सीसा का मिश्रण भी है, और लोहा का मिश्रण भी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन का कण है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अगर आप मेटेरियल डालोगे तो उससे रिएक्शन करेगा, करेगा, श्योर है।
तो मैं इससे पहले आपको एक शानदार बात बताता हूं कि आपने ये जो लिखा है, चालकों का नाम लिखा है, इसका मतलब जस्ता, कार्बन, सीसा, लोहा, जितने भी पदार्थ है वो सब विद्युत के चालक है ना। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं जस्ते की तो आपने ऊपर बात की है, अगर मैं कहूं कार्बन, दोस्तों कार्बन का जो गलनांक होता है, अगर मैं गलनांक की बात करूं तो क्या कहोगे, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन दोस्तों कार्बन का ताप गुणांक कितना होता है, कार्बन का ताप गुणांक कितना होता है, आपका वो ताप गुणांक की बात है, किसकी, ताप गुणांक। अगर ताप गुणांक की बात आए तो क्या कहना है, क्या कहना है, माइनस में आता है, 0.005, ठीक है ना, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कार्बन है, कार्बन का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर गलनांक की बात पूछे तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड बताना है, अगर ताप गुणांक की बात करें तो ताप गुणांक बताना है सर माइनस में होता है। तो आपको एक चीज तो यहां से मालूम चल गई कि ऐसा कौन सा पदार्थ या ऐसा कौन सा तत्व है जिसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बन, क्योंकि कार्बन है, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो ठंडी अवस्था में अचालक का काम करता है, और लेकिन गर्म होती वो चालकता प्रदान कर देता है। कितना, 4 से 6 एंपियर तक, कितना, 6 एंपियर तक, यानी ये विद्युत धारा को 6 एंपियर तक फॉरवर्ड कर सकता है। दोस्तों ठंडी अवस्था में अचालक है और गर्म होती, गर्म कैसे होगा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं डीसी मशीनों में अपन कार्बन ब्रश यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जहां पर आप कार्बन ब्रश यूज करते हैं। जैसे मेरे को एक आधी मशीन का नाम बता सकते हो क्या आप, तो देखो बताओ। सबसे पहली कंडीशन बताऊं मैं आपको, अगर जितनी भी डीसी मोटरें लेते हो आप, क्योंकि जितनी भी डीसी मोटरें लेते हो, चाहे वो श्रृंखला मशीन हो, चाहे वो कंपाउंड मोटर हो, चाहे वो क्यूमुलेटिव मोटर हो, चाहे वो डिफरेंस मोटर हो, चाहे वो लॉन्ग संट हो, चाहे वो शॉर्ट संट हो, चाहे वो संट मोटर हो, क्योंकि प्रत्येक मोटर में कम्यूटेटर उपस्थित रहेगा। और जहां कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को निम्न भाषा में बोलते हैं दिग परिवर्तक, क्या कहोगे, दिग परिवर्तक, या कहोगे उसको दिशा परिवर्तक। और कम्यूटेटर के उभरे हुए भाग को राइजर कहा जाता है, और राइजर को निम्न भाषा में कलंकी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दूसरी कंडीशन है, जैसे कम्यूटेटर घूमेगा, और कम्यूटेटर घूमेगा तो कम्यूटेटर के दोनों तरफ, जैसे ये कम्यूटेटर है, कल्पना करते हैं ये कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के दोनों तरफ इस स्प्रिंग का दबाव डाल के कार्बन ब्रश को सेट किया जाता है। और इस कार्बन ब्रश को जैसे कम्यूटेटर घूमेगा तो ये कार्बन ब्रश क्या है, कम्यूटेटर से घर्षण करेगी। लेकिन दोस्तों कार्बन ब्रश स्वयं घिस जाती है, लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देती है, ठीक है ना। तो ये कार्बन ब्रश जैसे क्या करेगी, हीट जनरेट होगा, दोनों में आपस में घर्षण होगा, घर्षण होते ही हीट जनरेट होगा। दोस्तों जैसे हीट जनरेट होगा, रेजिस्टेंस का मान गिर जाएगा और चालकता का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब है हीट जनरेट हुआ, रेजिस्टेंस गिरा, रेजिस्टेंस गिरा, चालकता बढ़ी, इसका मतलब वो विद्युत का सुचालक बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ये अर्धचालक की कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि कुछ गुण तो उसके चालकता के हैं और कुछ गुण अचालकता के हैं। तो ठंडी अवस्था में अचालक का काम करेगा, लेकिन जैसे घर्षण होते ही चालक बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, हल्का सा ये भी बता देता हूं मैं आपको कि जो ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर से भी बहुत एग्जाम की दृष्टि से कम्यूटेटर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। शानदार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको दिग परिवर्तक या दिशा परिवर्तक में, ठीक है ना। क्योंकि कम्यूटेटर का उपनाम क्या है, दिग परिवर्तक या दिशा परिवर्तक, उभरे हुए भाग को राइजर। क्या काम, क्या कम्यूटेटर का कार्य क्या है कम्यूटेटर का, क्योंकि दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अगर डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर देता है। तो क्या मुख्य कार्य क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। आगे देखो, क्योंकि ये जो वेव है वो वेव को ही तरंगों को ही कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। आगे देखो, कम्यूटेटर पूछ लेगा दिग परिवर्तक के उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, राइजर। या पूछेगा दिग परिवर्तक के खंडों के मध्य कौन सा अचालक पदार्थ भरा जाता है, तो आपको बताना है माइका या अभ्रक। क्या भरा जाता है, माइका अभ्रक, माइका या अभ्रक। या ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम्यूटेटर किस धातु का बनाया जाता है, कठोर तांबा या कर्षित तांबा। किसका बनाया जाता है, कठोर तांबा या कर्षित तांबे का बनाया जाता है, कौन, कम्यूटेटर। तो दोस्तों कम्यूटेटर किसका बनाया जाता है, कठोर तांबा या कर्षित
तांबे का। और मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कम्यूटेटर पर अंग्रेजी के वी आकार की सलोटे क्यों काटी जाती है, कम्यूटेटर पर अंग्रेजी के वी आकार की सलोटे क्यों काटी जाती है, क्योंकि दोस्तों अपकेंद्रीय बल को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी जैसे गतिमान रहेगा तो ये कभी कभी अपकेंद्रीय बल को खो देता है, और अपकेंद्रीय बल को खोती क्या है, आर्मेचर से जब आप कम्यूटेटर पर सोल्डरिंग या वो कर रखी है ब्रेजिंग, सोल्डरिंग कर रखी है या ब्रेजिंग कर रहे, क्योंकि सोल्डरिंग में टिन और शीशे का होता है टाका लगाया जाता है, और ब्रेजिंग में आपको ब्रास का टाका लगाया जाता है। पूछ लिया जाए आपसे बोले सर सोल्डरिंग में और ब्रेजिंग में क्या अंतर है, तो आपको क्या बताना है, सोल्डरिंग में टिन और शीशे का टाका लगाया जाता है और ब्रेजिंग में किसका, पित्तल का। ठीक है ना दोस्तों, ये है। अब अपन आगे चलते हैं, ये देखो मेरे हिसाब से सबके समझ में आ जाएगा, मैं अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया आपको, ठीक है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल बातें बताइए, क्या बताइए, बिल्कुल नॉर्मल बातें। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको यहाँ कंपटीशन एग्जाम में, देखने के लिए एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे चलू, जस्ते के जस्ते के बारे में अपन देख रहे थे, तो जस्ते के बारे में मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है ना। ताप गुणांक क्या होता है, ठीक है ना, ताप गुणांक क्या होता है, गलनांक कितना होता है, ठीक है ना, और कहां इसका यूज कर सकते हो। दूसरी कंडीशन है कार्बन के बारे में मैंने बता दिया कि इसका यूज आप कार्बन ब्रश के रूप में कर सकते हो। टिन और शीशा, शीशे का यूज देखो आपको पूछेगा, एक तो होता है देखो गिलास, क्या होता है, एक तो होता है गिलास, गिलास, और एक होता है शीशा। इन दोनों में से अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो पूछेगा सर इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक पदार्थ है, कौन सा विद्युत का सुचालक पदार्थ है। ऑप्शन में आपको शीशा भी मिलेगा और गिलास भी मिलेगा, तो क्या बताना है, सर शीशा है विद्युत का सुचालक, क्या है, शीशा, और गिलास विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखो, ये जो शीशा है, शीशे का गलनांक कितना है, देखो आपने चालकों का नाम पढ़ा है, गलनांक पढ़ा है, जैसे मैं आपको हल्का फुल्का दो चार के नाम बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आप पढ़ा है चांदी है 960, तांबा 1086, सोना 1063, एल्यूमिनियम 657, जस्ता 420, टिन 232, शीशा 327, पारा 356, तो ये शीशा आ गया 327। इसका मतलब है कि गणना कितना है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि दोस्तों जो गलनांक आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, किसमें आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। कितना है, 327, कितना है, 327। यूज कहां करते हो इसका, सेल बैटरी में भी कर सकते हो, ठीक है ना, सेल बैटरी में भी सीसी का यूज किया जाता है। दूसरी कंडीशन है इसका यूज किया जाता है कहां पे, फ्यूज वायर बनाने में, क्योंकि टीन और शीशा, टीन और शीशे, टीन और शीशा, यही तो लेते हो शीशा। टिन की मात्रा कितनी रखते हो आप, 63%, ठीक है ना, और शीशे की मात्रा कितनी रखते हो, 37%। ऐसे आप फ्यूज वायर में रखते हो कि टिन की मात्रा 63% और शीशे की मात्रा 37%, ये होता है फ्यूज वायर। ये दोस्तों जब फ्यूज वायर की बात करता था मैं आपको, फ्यूज वायर में आप यूज करते हो तो देखो सबसे पहले सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज करते हो, लघु पतित अवस्था में परिपथ को भंग कर देता है, यानी शॉर्ट सर्किट अवस्था में परिपथ से सेफ्टी डिवाइस का कार्य करता है, यही करता है। और कला के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, कला के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, कहां जुड़ा होता है, कला के श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों ऐसे, फ्यूज कहां होता है, फ्यूज कहां होता है, ठीक है ना, फ्यूज कहां होता है, इसका मतलब है निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। शानदार आंसर है, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, क्योंकि ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या कहना है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे चलूं, आगे बात आती है लोहा, किसकी बात आती है, लोहे की। दोस्तों लोहे का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, गलनांक। लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि लोहे का ताप गुणांक कितना होता है, ताप गुणांक, तो दोस्तों आपको क्या बताना है, 0.0069, कितना बताना है, 0.0069।
0.0069, 0.0069, ठीक है ना, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। ताप गुणांक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। ये मैंने केवल आपको बेसिक बातें बताई है, क्योंकि यहां आप दोनों प्रकार की छड़ यूज कर रहे हो। यहाँ क्या ले रहे हो, दो प्रकार की छड़, एको का एनोड और एको का कैथोड। और एनोड और कैथोड में मैंने आपको ये बताया। अब देखते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ऐसे कि ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले आगे, अब देखते हैं आगे। लो जी, ठीक है ना, अब अपन चलते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि इस पात्र में आपने क्या भरा है। इस पात्र में, इस रबड़ के पात्र में, इस कांच के जार में, इस चीनी मिट्टी के पात्र में आपने क्या भरा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है। क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा आपने, ये भी देख लेते हैं। क्या भरा, सबसे पहले देखो आपने भरा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट, राइट है ना। इलेक्ट्रोलाइट, यहां से एक क्वेश्चन निकाल के बता देता हूं आपको, कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक होता है, इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक होता है। अगर ताप गुणांक की बात करें तो ताप गुणांक क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। अब देखो, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया, H2SO4, यानी H2SO4। अगर इस H2SO4 में अपन रिएक्शन करवाएंगे, या ऐसे कहो कि इस H2SO4 को, इस H2SO4 को क्या कहोगे आप, तनुगंधक का अम्ल, तनुगंधक, गंधक का अम्ल। क्या कहोगे, तनुगंधक का अम्ल, या कह सकते हो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कह सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हो। क्या दोस्तों, तनुगंधक का अम्ल भी कह सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हो, या कह सकते हो आप इसको H2SO4, H2SO4, राइट है ना, H2SO4 तनुगंधक का अम्ल भी कह सकते हो, H2SO4 भी कह सकते हो, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हो। दोस्तों इस सल्फ्यूरिक अम्ल में अपन रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 इजगल टू 2H प्लस SO4 माइनस। इसका मतलब है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो तनुगंधक का अम्ल है, इसमें जब रिएक्शन हुआ ना, जब इसमें रिएक्शन हुआ तो ये अपने अवयव में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, अपने अवयव में डिवाइड हो गया, क्योंकि एक तो देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव है और सल्फेट नेगेटिव है। हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है और सल्फेट नेगेटिव आयन है। दोस्तों यहां मालूम चल गया कि जैसे रासायनिक क्रियाओं में अपघटन हुआ, अपघटन का मतलब है टूटना, अपने अवयव में विभक्त होना, अपने अवयव में टूटना, एक ही बात है, अपने अवयव में विभक्त होना या अपने अवयव में टूटना। कैसे, रासायनिक क्रियाओं में अपघटन हुआ तो हाइड्रोजन का आयन अलग और सल्फेट का आयन अलग। दोस्तों हो गए, इसका मतलब मालूम चल गया कि आयन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा, धन आयन, और एक कौन सा, ऋण आयन, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब जैसे ये अपने आयनों में डिवाइड हुआ तो दोस्तों क्या जनरेट हो गया, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहोगे, विद्युत, क्या कहोगे, विद्युत वाहक बल। क्या कहोगे, बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हुआ ना, वो लगभग 1.08
वोल्टेज। कितना हुआ? 1.08 वोल्टेज। लेकिन दोस्तों न के बराबर वोल्टेज जनरेट हुआ है। अब मैं कहूं ये न के बराबर जो वोल्टेज जनरेट हुआ ना, इसका मतलब है आंतरिक प्रतिरोध भी इसका कोई वो हो सकता है, कारण हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन ने इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट है क्या? बोले इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक क्या है? ऋणात्मक। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपने क्या डाला है? H2SO4। और H2SO4 को क्या कहा? तनुगंधक का अम्ल। और इसका अन्य नाम से भी पुकार सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल। और जैसे ही H2SO4 में क्रिया करवाई आपने तो हाइड्रोजन का आयन अलग और सल्फेट का आयन अलग, दोनों में रासायनिक क्रिया अपघटन होते ही क्या पैदा हो गया? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में कहोगे विद्युत वाहक बल। कितना हुआ? लगभग 1.08 वोल्टेज। कितना हुआ? लगभग 1.08 वोल्टेज। दोस्तों अब देखते हैं, चलो आगे। अब देखते हैं अगर मैं कहूं कि साहब ये 0.8 वोल्टेज है, ये कौन से हैं? ये जो जनरेट हुआ ईएमएफ वो होगा डीसी। दोस्तों कौन सा होगा? डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या कहोगे? डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट में भी आपको मालूम होना चाहिए ये पेवर आउटपुट मिलेगी आपको सेल और बैटरी से। सेल और बैटरी से क्या मिलती है आपको? आउटपुट में कैसे मिलेगी? पेवर डीसी। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको यहां से एक बहुत शानदार क्वेश्चन बता सकता हूं। ठीक है ना। क्यों 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 इसका रीजन पूछो आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सेल, क्योंकि सेल का निर्माण कर लिया। अरे कौन है? वोल्टा नामक वैज्ञानिक है और लगभग 1836 की बात बता रहा हूं कि इसने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ पैदा करने में सफलता प्राप्त की और इस मेथड के द्वारा ईएमएफ जनरेट कर दिया और आउटपुट मिल रही है सर न के बराबर। और न के बराबर तो मैं कहूं सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दो, क्योंकि लंबे समय तक आपको विद्युत वाहक बल चाहिए, करंट चाहिए, या अधिक विद्युत वाहक बल चाहिए या अधिक मान की करंट चाहिए, तो आप सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, समांतर क्रम में जोड़ते हो, ऐसे जोड़ते हो ना आप। तो दोस्तों लेकिन ये क्या है, केवल 100-250 वोल्टेज तक इसका मामला शांत रहा। ठीक है ना। लेकिन इसका यूज भी हुआ है, क्योंकि इसका यूज तो ऐसे क्षेत्र में हुआ है क्योंकि हर कार्य एसी से संभव नहीं है। हर कार्य एसी से संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, उपकरण हैं, ठीक है ना, जो डीसी से प्रचलित होते हैं। जैसे आपका सेल फोन है, ठीक है ना। अब सेल फोन को भी आपको आवेशित करना है या चार्ज करने के लिए आपको डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। किस स्रोत की आवश्यकता होती है? डीसी की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रोलाइट है, धातु शोधन है, विद्युत मुद्रण है, आर्क वेल्डिंग है, डीसी मशीनें हैं, ठीक है ना, और टेलीफोन है, रिले है, बैटरी आवेषण है। ऐसे बहुत सारे यूज है, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जिनको चलाने के लिए आपको डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। दोस्तों एक कंडीशन और बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये चीजें क्वेश्चन उड़ते नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब मैं कहूं जो आपने ये पेवर डीसी ली है, ये पका बोले सर इसकी पेवर डीसी आउटपुट पेवर मिली है, ये मैं कहता हूं आउटपुट आपने कहां देखा? कैसे कैसे कह दिया कि आउटपुट बिल्कुल पेवर है? क्योंकि दोस्तों एक मीटर आता है सीआरओ मीटर। सीआरओ मीटर, क्या नाम उसका? सीआरओ मीटर, नाम बता। सीआरओ कैथोड रे ओसिलोस्कोप मीटर है। और कैथोड रे ओसिलोस्कोप मीटर है, उस मीटर में आपने ये देखा है, कौन सी वेव देखी है? जनरेट होने वाली वेवे देखी आपने सीआरओ मीटर से, वो कैसे कितने रूपों में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है ना, वो सारी बातें ये बताएगा। दूसरी कंडीशन है कि इस सीआरओ को चलाने के लिए एफजी सेट की आवश्यकता होती है, फंक्शन जनित्र सेट की आवश्यकता होती है, और फंक्शन जनित्र सेट को 10 वोल्टेज डीसी से प्रचलित किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक सीआरओ की इनपुट इंपीडेंस, इंपीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा, एक सीआरओ की इनपुट इंपीडेंस कितनी होती है? दोस्तों 1 मेगा ओम। कितनी होती है? 1 मेगा ओम। एक सीआरओ की इनपुट इंपीडेंस कितनी होती है? 1 मेगा ओम। अगर इसी क्वेश्चन को हल्का सा ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए, क्या पूछेगा बताओ? कहां कितना क्वेश्चन कुटअप कर सकता है? सोचो एक बार पूछेगा एक सीआरओ की एक्स प्लेटें किसके द्वारा संचित होती है?
एक्स प्लेटें होती है वो किनके द्वारा, एक्स प्लेट होती है वो किसके द्वारा संचित होती है, तो आपको बताना है सॉटूथ वेव के द्वारा। किसके द्वारा, सॉटूथ वेव के द्वारा। एक सीआरओ की एक्स प्लेटें सॉटूथ वेव के द्वारा संचित होती है। दोस्तों ये लो, ये मैंने आपको डिट्टो पूरा दे दिया है, लेकिन ये जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक था वो केवल 10 20 50 वोल्टेज ही जनरेट कर सकता। लेकिन दोस्तों किसान ने कहा कि मेरे को तो 3 फेज इंडक्शन मोटर चलानी है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए तो आपको 415 वोल्टेज चाहिए। चाहिए क्या, लगभग 415 वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में कौन आता है, माइकल फेराडे। और माइकल फेराडे ने कहा था कि 1 वोल्टेज चाहिए तो 1 दे दूंगा, और 1 लाख वोल्टेज चाहिए तो 1 लाख दे दूंगा। 1 वोल्टेज को आप 11,000, 40,000, 20,000, 22,000 आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहते हो। वो चेंज करने का मेथड भी बता देता हूं, परिणामित्र। उसका मुख्य रीजन क्या है, परिणामित्र है, ठीक है ना। वो क्योंकि परिणामित्र है आउटपुट वोल्टेज के आधार पे, आउटपुट वोल्टेज क्षमता के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऊंचायक परिणामित्र और एक होता है अपचायक परिणामित्र। अब इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन हल्का सा और सोल्व करवा देता हूं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले कंडीशन है, क्वेश्चन वही सोल्व करवाऊंगा जो आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हो, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलो लो जी, मैं कहूं एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्टेज पर प्रचलित है। कितने पर है, 12 वोल्टेज पर। एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्टेज पर प्रचलित है। यदि बच्चे के द्वारा गेम खेलने के दौरान, यदि बच्चे के द्वारा गेम खेलने के दौरान वो 0.8 एम्पियर करंट वहन कर जाती है, तो बताओ बैटरी की कुल पावर क्या है, बताओ। तब तक मैं यहां लिखता हूं, ठीक है ना क्वेश्चन को। एक स्मार्टफोन की बैटरी, एक स्मार्ट फोन की बैटरी बैटरी एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्टेज पर, कितने वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं, 12 वोल्टेज पर प्रचलित है, 12 वोल्टेज पर प्रचलित है। लो दोस्तों, एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्टेज पर प्रचलित है। यदि बच्चे के द्वारा, यदि बच्चे के द्वारा, बच्चे के द्वारा द्वारा गेम खेलने खेलने के दौरान वह 0.8 एम्पियर, कितना, 0.8 एम्पियर करंट ले रही है, तो बैटरी की कुल खपत ज्ञात करें। लो दोस्तों, शायद 16 हो गया होगा। मैंने लिखा है एक स्मार्टफोन की बैटरी है, 12 वोल्टेज पर प्रचलित है। यदि बच्चे के द्वारा गेम खेलने के दौरान वह 0.8 एम्पियर करंट लेती है, तो बैटरी की कुल पावर ज्ञात करो, ठीक है ना। बैटरी की कुल पावर ज्ञात करो। लो सबसे पहले सोल्व करते हैं, पावर क्या ज्ञात करनी है, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में पावर, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, पावर। किसकी बात कर रहे हैं, कुल पावर खपत की, ठीक है ना। तो पावर है, तो पावर किसे कहोगे, आई का स्क्वायर आर। पावर होगा क्या, पावर होगा क्या, आई का स्क्वायर आर। दूसरी कंडीशन है पी पावर वी इंटू आई, कह सकते हो क्या दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है, और दोस्तों आपके सामने ऐसे भी हो सकता है। देखो अपन पावर या यार पावर ज्ञात करने के से अपने पास बहुत सारे समीकरण हैं जो अपन देख सकते हैं। सबसे पहले देखो, ये मैंने आपको 2 समीकरण बताए। तीसरा समीकरण आता है, अगर मैं बात करूं
यहां ये कहां लागू होगा? केवल डीसी सर्किट में लागू होगा, केवल आपको डीसी सर्किट में ही मिलेगा देखने को। V इंटू आई, अगर एसी की बात करूं मैं तो V इंटू आई इंटू कोस फाई। दोस्तों कोस फाई, कोस फाई दोस्तों क्या आ गया? कोस फाई। लेकिन दोस्तों यहां डीसी सर्किट में पावर फैक्टर का अस्तित्व नहीं होता है। डीसी सर्किट में पावर फैक्टर का अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि डीसी सर्किट में तो पावर फैक्टर को यूनिटी माना जाता है, क्योंकि डीसी सर्किट में पावर फैक्टर को यूनिटी माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर एसी की बात करूं तो ये पावर फैक्टर लोड करंट पर निर्भर करता है। किस पर? लोड करंट पर। किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर। अगर पावर फैक्टर का मान गिर जाएगा, यदि पावर फैक्टर का मान गिर गया तो मशीन में लॉस लॉस बढ़ेगा, यानी सत्या बढ़ जाएगी। लॉसेस का मान बढ़ जाएगा, यानी सत्या का मान बढ़ जाएगा। दोस्तों दूसरी कंडीशन है वोल्टेज में भारी गिरावट होगी। क्या? वोल्टेज में भारी गिरावट होगी। वोल्टेज में भारी गिरावट होती है दोस्तों यदि लाइन का पावर फैक्टर गिर गया है, इसका मतलब है कि वोल्टेज में भारी गिरावट होगी। इसलिए लाइन के पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो? संधारित्र यूज करते हो। क्या करते हैं? संधारित्र। दोस्तों मालूम होना चाहिए संधारित्र है वो धारा को आगे करेगा और वोल्टेज को पीछे करेगा, धारा को आगे करेगा और वोल्टेज को पीछे करेगा। और कंडीशन आपको सामने ये भी मैं कह सकता हूं कि दोस्तों अगर आप डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट में देखो कोस फाई है ना, वो ऐसे होता है एक्स एल बराबर एक्स सी। ऐसे हो सकता है क्या? क्योंकि इस कंडीशन में डीसी सर्किट की बात ही कार्य करता है। किसकी बात ही कार्य करता है? डीसी की। अगर मैं एसी की बात करूं, अगर संधारित्र की बात करूं, देखो एक्स सी, ठीक है ना, एक्सएल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? कौन सा पावर फैक्टर आ गया? ये कौन सा पावर फैक्टर आ गया? और एक होता है एक्स सी एक्सएल, ये लो। एक होगा लैगिंग यूनिटी, ये क्या होगा? यूनिटी, इकाई, यानी एक्सएल बराबर एक्सी। एक्सएल बराबर एक्सी मतलब किसी सर्किट में एक्सएल और एक्सी का जो प्रतिरोध है, मतलब अवरोध है, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना? यहां क्या होगा? एक्सी का मान ज्यादा है, यहां एक्सएल का मान ज्यादा है, तो देखो लीडिंग कौन सा हो जाएगा? लीडिंग पावर फैक्टर। और यहां कौन सा आएगा? लैगिंग। एक को कहोगे अग्रगामी, एक को कहोगे पश्चगामी। इसको अग्रगामी, इसको पश्चगामी। ठीक है ना दोस्तों? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ आप पावर ज्ञात कर रहे थे, तो पावर ज्ञात करते करते आपके सामने आ गया कोस फाई। तो अपन को मालूम चल गया कि कोस फाई है, और कोस फाई किस पर निर्भर करेगा? लोड करंट पर। अगर लोड करंट पर निर्भर करता है, अगर कोस फाई का मान गिर जाता है तो लॉसेस का मान, क्योंकि लॉसेस का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोड करंट है ना, लोड करंट। ठीक है ना? इसका मतलब है धारा। ठीक है ना? अब धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो सत्या बढ़ेगी, क्योंकि को धारा का मान बढ़ते ही कॉपर लॉस का मान बढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस होता है वो ताम्र सती, ताम्र सती होती है वो करंट पर निर्भर करती है। ठीक है ना? अब देखते हैं, आगे देखते हैं। ये केवल मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। ठीक है ना? अब देखो पी पावर की है, पावर पी बराबर वी का स्क्वायर अपॉन आर हो गया, वी इंटू आई हो गया। ठीक है ना? पावर क्या है? W अपॉन टी पावर। ठीक है ना? F इंटू एस अपॉन टी, यानी फोर्स इंटू विस्थापन अपॉन समय। ठीक है ना? पावर है V का स्क्वायर अपॉन आर। लो दोस्तों ये मैंने 4-5 मेथड बताए कि पावर, देखो पावर है वो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, I का स्क्वायर आर, पावर I का स्क्वायर आर निकाल सकते हो। पावर बराबर V इंटू आई, ये V इंटू आई है वो केवल डीसी सर्किट के लिए है, और डीसी सर्किट में जो पावर फैक्टर है एक्सएल बराबर एक्सी, इसका मतलब है एक्सएल बराबर एक्सी, इकाई यूनिटी माना जाता है, क्योंकि कोस फाई का अस्तित्व नहीं होता है डीसी सर्किट में, और इसलिए डीसी सर्किट में कोस फाई का अस्तित्व नहीं होता है, तो क्या आता है? एक्सएल बराबर एक्सी, इसका मतलब है यूनिटी। दूसरी कंडीशन है
P बराबर V इंटू आई। ये ऐसे सर्किट में ये पावर फैक्टर है वो किस पर निर्भर करता है, लोड करंट पर। पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है दोस्तों, अधिकतम मान इकाई कितना होता है, इकाई, ठीक है ना। फिर है पावर W बटा टी, यानी कार्य बटा समय, पावर है F इंटू बल इंटू विस्थापन या V का स्क्वायर अपॉन R। अपन ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 12 वोल्टेज, क्या दे रखा है 12 वोल्टेज, क्या दे रखा है 12 वोल्टेज, ये देखो 12 वोल्टेज पर प्रचलित है। दूसरी कंडीशन है 0.8 एम्पियर करंट ले रही है, तो अपने सूत्र कौन सा लगेगा, ये लो, यही सूत्र लगेगा। अब देखते हैं, ये सूत्र लगेगा ना, ये सूत्र अपना लग जाएगा दोस्तों। क्या है, हटा दो इसको, नहीं एक बार देख लो, पावर है V इंटू आई, वोल्टेज का मान कितना है 12 और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 0.8, तो देखो 0.12 अंटे 96 कितना आ गया 9.6, क्या आग है 9.6, क्या है, अरे 9.6 है वाट, क्या है वाट है, क्योंकि पावर हमेशा वाट में आता है, पावर किस में आता है हमेशा वाट में। लेकिन दोस्तों अगर इसी को, अगर क्वेश्चन को किलोवाट में पूछ ले, वैल्यू को किलोवाट में पूछ ले, तो क्या करना आपको, वाट को किलोवाट में चेंज कर लेते हैं 9.6, ठीक है ना, अपॉन अपॉन क्या करेंगे 1000, अपॉन क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू लगभग वैल्यू ये आएगी 0.096 किलोवाट, क्या आ गई 96 किलोवाट, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, आपके मैंने आज रिसर्चकर्ता के बारे में बताया है, और रिसर्चकर्ता के बारे में दो बंदे थे, दोनों ने अपना अपना मत प्रदान किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है मैंने। और जो भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताते रहेंगे, काम बताने का है, ठीक है ना। और शानदार तरीके से और जानदार तरीके से आप मेहनत करो, ताकि इस वैकेंसी का सदुपयोग हो और एक अच्छे पोस्ट मिले आपको, ठीक है ना। अब अपन मिलेंगे कल अगली क्लास में, ठीक है ना।